हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस पर चर्चा करेंगे। क्या महत्व है एक विकासशील अर्थव्यवस्था में। आरंभ में इस विषय का बहुत महत्व नहीं था क्योंकि सरकारों का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित था। आर्थिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप नगण्य था। केवल जनधन की सुरक्षा तक ही उनका उत्तरदायित्व था। जैसा कि एडम स्मिथ और उनके परंपरा के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये मत था कि सरकारों को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। अति उत्पादन बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती। मांग और पूर्ति में संतुलन होता है सेके बाजार नियम के अनुसार। इसलिए सरकार को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। किंतु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मिथक हस्तक्षेप की नीति 1929 की वैश्विक मंदी के साथ टूट गया और मंदी के साथ बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। पूर्ण रोजगार की जो अवधारणा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की थी वो समाप्त हो गई। बेरोजगारी, अति उत्पादन, मांग और पूर्ति में असंतुलन, ये सारी स्थितियां पैदा हो गई। और उसी समय कीन्स अपना रोजगार सिद्धांत लेकर आए। उनकी पुस्तक का नाम था द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने इस बात की जोरदार वकालत की कि ये जो आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे वो मांग पूर्ति में असंतुलन हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अधिक उत्पादन की स्थिति हो, इन समस्याओं का समाधान एक उचित राजकोषीय नीति से ही हो सकता है। और वो उचित राजकोषीय नीति लागू करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। उन्होंने जोरदार वकालत की कि नहीं, इन समस्याओं का समाधान, जो उनका कहना था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का, एक इनविजिबल हैंड जो काम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था को सदैव संतुलन की स्थिति में रखते हैं, वो सब खत्म हो गया। और कीन्स के साथ ही इस बात की जोरदार वकालत होने लगी कि नहीं, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। समय के साथ, देश काल और परिस्थिति में परिवर्तन के साथ राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और इससे सरकार के कार्य और उत्तरदायित्व बढ़ने लगे। आर्थिक विकास का महत्व, नियोजन का प्रारंभ, समाजवादी दृष्टिकोण का विकास, कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ आदि बहुत सारे ऐसे कारक रहे जिससे सरकार के कार्यों और उत्तरदायित्वों में निरंतर वृद्धि होती गई और इस विषय का महत्व बढ़ता गया। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सरकार से परे हो। राष्ट्रीय जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सरकार का हस्तक्षेप न हो और इससे सरकार के कार्य और उत्तरदायित्व बढ़ते गए, इसका महत्व बढ़ता गया। आज तो राजस्व पूरी अर्थव्यवस्था की धुरी बन गया है। इसी के इर्द गिर्द पूरी अर्थव्यवस्था चक्कर लगा रही है। निम्न शीर्षकों पर से हम इसके महत्व को स्पष्ट करेंगे। नंबर 1 है सरकार के कार्यों की पूर्ति में सहायक। सरकार के बहुत सारे कार्य हैं, शिक्षा, चिकित्सा, कल्याण, निर्माण, व्यापार, बहुत कुछ करना है सरकार को। सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है और इन कार्यों उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व होना चाहिए और उसके वितरण की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए और यह एक उचित राजकोषीय नीति से ही संभव है। इसलिए इस विषय का महत्व अपने आप स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, आर्थिक नियोजन। आज प्रत्येक देश विकास के लिए न किसी रूप में नियोजन पर निर्भर है
योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं और इन योजनाओं के निर्माण के लिए, इन योजनाओं के संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व की आवश्यकता है, तभी इसको पूरा किया जा सकता है, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका महत्व अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1951 में हुई और इस विकास मॉडल को हमने पूर्व सोवियत संघ से ग्रहण किया था। ये जो विकास मॉडल था 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 1 वर्षीय, इस विकास मॉडल को हमने पूर्व सोवियत संघ से ग्रहण किया। पहली योजना हमारी 1951 में शुरू हुई। सफलतापूर्वक 12 योजनाएं पूरी की जा चुकी। 7 पंचवर्षीय योजनाएं चली, वो किन्हीं कारणों से पंचवर्षीय योजनाएं उस अवधि में नहीं चल पाई। योजनाओं के संचालन के लिए योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ये 2 संस्थाएं थी और इन्हीं संस्थाओं के निर्देशन में आज हम बहुत आगे प्रगति कर गए। आज योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग गठित हुआ जनवरी 15 में, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, एक थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। निर्देशात्मक सुझाव दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि एक आर्थिक नियोजन, तीव्र गति से आर्थिक विकास, संतुलित विकास को तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त राजस्व हो और उचित राजकोषीय नीति हो। अगला है विषमताओं को कम करने में सहायक। डिस्पैरिटी, आय और संपत्ति की असमानता एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान हम उचित राजकोषीय नीति से ही कर सकते हैं। सरकार करारोपण करते समय इस बात का ध्यान रखती है कि इसका प्रभाव उच्च वर्ग पर अधिक, निम्न वर्ग पर कम पड़े और सार्वजनिक व्यय करते समय ऐसी नीतियों का निर्माण करती है कि इस व्यय का लाभ अधिक से अधिक निम्न वर्गों को मिले। सरकार का उद्देश्य नहीं कि अमीरों को गरीब बना दिया जाए। सरकार का उद्देश्य जो विषमता है उसको कम किया जाए और निम्न वर्ग, जिसको जीवन का मतलब ही नहीं पता चला, उसको भी एक उच्च जीवन स्तर प्राप्त हो सके। और ये तभी संभव है जब पर्याप्त राजस्व हो और एक उचित राजकोषीय नीति हो। पूंजी निर्माण ये भी बहुत बड़ी समस्या है विकासशील देशों में। पूंजी निर्माण बचत पर निर्भर करती है, बचत आय पर निर्भर करती है, आय रोजगार पर निर्भर करता है, रोजगार विकास पर निर्भर करता है। और ये सब तभी संभव है जब पर्याप्त राजस्व हो, आर्थिक क्रियाओं का तीव्र गति से संचालन हो, रोजगार के अवसर सृजित हो, लोगों के पास आय आए, लोगों को रोजगार मिले। आय आएगी तो हर व्यक्ति के स्वभाव से सारी आय को तो खर्च नहीं करता, भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए कुछ न कुछ वो बचाता है और वही बचत पूंजी निर्माण के रूप में जाती है, वही बचत विनियोग के रूप में जाती है। तो स्वतः ही इस विषय का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। राष्ट्रीय आय में महत्व, राष्ट्रीय आय किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का पैरामीटर है, थर्मामीटर है। राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो हम ये कहेंगे कि विकास हो रहा है। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की एक भौगोलिक सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की माप है। अगर उत्पादन बढ़ रहा है, सेवाओं का सृजन अधिक हो रहा है, सरकार के विकास कार्यक्रम इस टाइप से चल रहे हैं कि सेवाओं का विस्तार हो रहा है, उत्पादन गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, तो राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। राष्ट्रीय आय बढ़ रही है इसका मतलब विकास हो रहा है और ये सब एक उचित राजस्व नीति से ही हो सकता है। आर्थिक स्थिरता ये बहुत बड़ी समस्या है। अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ विकास की ओर अग्रसर हो, ये महत्वपूर्ण है। तेजी और मंदी, मुद्रा प्रसार
और मुद्रास्फीति की स्थिति से अर्थव्यवस्था को हम एक उचित राजकोषीय नीति से ही निकाल सकते हैं बाहर। सरकार अपनी सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋण की नीति अर्थात राजकोषीय नीति का इस ढंग से निर्माण और क्रियान्वयन करे कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे, सारे उच्चावचनों से अर्थव्यवस्था मुक्त हो और विकास की ओर निरंतर अग्रसर हो। मुद्रा प्रसार की स्थिति में सरकार को करों का विस्तार करना चाहिए, करों की दरों को बढ़ाना चाहिए, सार्वजनिक व्यय में कमी करनी चाहिए, अनिवार्य ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात कुल मिला करके मार्केट में जो एक्सेस परचेजिंग पावर आ रही उसको कम किया जाए। मुद्रा स्फीति की स्थिति में सस्ती मुद्रा नीति लाई जाए, करों को कम कर दिया जाए, दरों को कम कर दिया जाए, लोगों को उत्पादक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाए, सस्ती ऋण नीति लाई जाए, सार्वजनिक व्यय का विस्तार किया जाए, रोजगार परक योजनाओं का सृजन किया जाए, कल कारखाने लगाए जाए और ये पर्याप्त राजस्व और उचित राजकोषीय नीति से ही संभव है। सरकारी उद्योगों का संचालन प्राय सभी देशों में सरकारों द्वारा उद्योगों का संचालन किया जा रहा है और इन उद्योगों के संचालन के लिए भी पर्याप्त राजस्व की आवश्यकता है। शुरू में हमने जिस अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ग्रहण किया, हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। चूँकि निजी क्षेत्र लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था, तो सरकार ने उस चीज़ को अपने हाथ में लिया कि चलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हम करेंगे, उनका संचालन हम करेंगे, नियमन हम करेंगे। और ये कब कैसे संभव है? जब पर्याप्त राजस्व हो और उचित राजकोषीय नीति हो, अपने आप राजस्व का महत्व स्पष्ट हो जाता है। रोजगार में वृद्धि, रोजगार आज सबसे बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट ये समस्या नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पलायन हो रहा है जनसंख्या का। छोटे छोटे नगरों से बड़े बड़े नगरों में लोग जा रहे हैं और इस समस्या का समाधान कैसे है? तीव्र आर्थिक विकास से है। जो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो रहा है, एक क्षेत्र पिछड़ा है, एक क्षेत्र अगड़ा है। अरे पिछड़े क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए, कम से कम वहाँ की जनसंख्या को वहीं रोक दिया जाए, वो नगरों में न जाने पाए। अगर उसको रोज़गार वहाँ मिल रहा है, अपने गांव क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में मिल रहा है, तो वो दूसरी जगह नहीं जाएगी जनसंख्या। लेकिन ये क्षेत्रीय असंतुलन क्यों हुआ? क्योंकि उद्योग सेंट्रलाइज होते गए कुछ ही जगहों पे। हमारे पास पर्याप्त राजस्व नहीं था। सरकार अपना निरंतर घाटे का बजट बना रही है, प्रयास कर रही है, हो रहे हैं, कमी हो रही है, क्षेत्रीय असंतुलन कम हो रहा है। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, सब कुछ दे रही है। चलिए ठीक है, आपको हम सड़क दे रहे हैं, सस्ती बिजली दे रहे हैं, सस्ता परिवहन दे रहे हैं, ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। आप निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करें कि आप उद्योग लगाइए, आप उत्पादन करिए, क्षेत्रीय असंतुलन इससे कम होगा। रोजगार के उन क्षेत्रों में जो पिछड़े क्षेत्र हैं, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और इन सब कामों के लिए सड़क निर्माण, भारी भरकम योजनाएं चल रही हैं। सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज सबसे ज़्यादा सरकार ध्यान दे रही है। सरकार का प्रयास है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन हो कम होना चाहिए। और ये सब कैसे होगा? पर्याप्त राजस्व और उचित राजकोषीय नीति से। संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। संसाधन, हमारे प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया, बहुत मामलों में हमको समृद्ध किया, लेकिन हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, नहीं थे। धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि जो भी हमारे पास संसाधन है उनका बेहतर उपयोग किया जाए। और बेहतर उपयोग कैसे संभव हो सकता है? जब पर्याप्त राजस्व हो और एक उचित राजकोषीय नीति हो। कल्याणकारी योजनाएं
संविधान की प्रस्तावना में हमने एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित किया। एक कल्याणकारी राज्य होगा और इस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो संकल्प है वो कैसे पूरा होगा। तमाम कल्याणकारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, और ये कैसे संभव होगा? बिना पर्याप्त राजस्व के संभव नहीं है। पर्याप्त राजस्व होना चाहिए, उसका उचित वितरण होना चाहिए, और ये एक अच्छी राजकोषीय नीति से ही संभव है। राजनीतिक क्षेत्र में महत्व। सरकार अपनी राजनीतिक नीतियों को तभी लागू कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त राजस्व हो। इसके अतिरिक्त आंतरिक अशांति है, बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा है, तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपनी एक मजबूत उपस्थिति। और मजबूत उपस्थिति कैसे बनेगी? वो अंशदान से बनेगी, कंट्रीब्यूशन से बनेगी। और वो कैसे संभव है? जब तक हमारे पास पर्याप्त राजस्व नहीं होगा तब तक हम एक मजबूत उपस्थिति नहीं दे सकते। अतः राजनीतिक क्षेत्र में भी राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान है। अंतिम है सामाजिक क्षेत्र में महत्व। पिछड़े क्षेत्रों, पिछड़े वर्गों, विषमताओं को कम करने के लिए, पिछड़े क्षेत्रों, वर्गों के विकास के लिए तमाम सरकार की योजनाएं हैं, और उन योजनाओं का संचालन और क्रियान्वयन पर्याप्त राजस्व और एक उचित राजकोषीय नीति से ही हो सकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि निरंतर सरकार के कार्य और उत्तरदायित्व बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ करना है सरकार को। हर व्यक्ति को रोजगार देना है, हर व्यक्ति को एक उच्च जीवन स्तर देना है, डिस्पैरिटी को कम करना है। जितनी भी चीज़ें हैं, आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जो जहाँ सरकार का हस्तक्षेप न हो, सरकार से परे। और इन सब को पूरा करने के कारण ही आज इस विषय का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जो हम कह सकते हैं कि राजस्व अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में काम कर रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के टॉपिक में बस इतना ही। टॉपिक में कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, कहीं भी किसी प्रश्न पर, तो आप हमसे अवश्य प्रश्न करें। हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।